हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत यूपी पीसीएस तथा खंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा की जाएगी, जो लगभग आपके लिए सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, जिसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है दिलमुन, दूसरा ऑप्शन है मेगन और तीसरा ऑप्शन है मेहुला, चौथा ऑप्शन है फैलका। मित्रों, इस प्रश्न के उत्तर में आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया से व्यापार करने का मेहुला एक प्रसिद्ध स्थल है और इसके विषय में मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड 2350 ईसा पूर्व से इसके नाम की जानकारी प्राप्त होती है। अतः प्रश्न 11 का आंसर बी सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 के अंतर्गत राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र जो अति महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, वन क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। पहला है कर्नाटक, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा अवरोही क्रम उतरते हुए क्रम में सही ढंग से उद्धृत किया गया है? तो मित्रों, वास्तव में वन मानवीय जीवन के विकास के लिए, प्रत्येक देश के लिए अति आवश्यक है तथा वनों का प्रतिशत मानव जीवन के स्वास्थ्य का एक प्रतीक भी है। केरल के विषय में 49.50%, उड़ीसा के विषय में 32.74%, कर्नाटका के लिए 18.99% तथा आंध्र प्रदेश 25.25% का भाग वनों से घिरा हुआ है। तो द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के राज्यों के वन क्षेत्रफल की प्रतिशतता के घटते हुए क्रम में यानी अधिक से कम की ओर बढ़ने पर सर्वप्रथम पहला केरल होगा, दूसरा ओडिशा होगा, तीसरा कर्नाटक होगा, चौथा आंध्र प्रदेश। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें विकल्पों पर विचार करना है और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न 12 का उत्तर सी सही होगा। यहाँ पर इस प्रश्न को देखने से नेक्स्ट 13वां प्रश्न आते हैं, कोरियालिस प्रभाव किसका परिणाम माना जाता है? कोरियालिस प्रभाव किसका परिणाम माना जाता है? पहला ऑप्शन है दाब प्रवणता का, दूसरा है पृथ्वी के आनत अक्ष का, तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन का, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है, और चौथा है पृथ्वी के परिक्रमण का। तो मित्रों, इसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर है कोरियालिस प्रभाव का सबसे किसका परिणाम माना जाएगा? तो आप इसका उत्तर है 13 का सी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 14वां, आभासी मुद्राओं के लिए ढांचे की जांच करने हेतु भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में गठित की गई अंतर अनुशासनिक या अंतर विषयक समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है सचिव वित्तीय सेवा विभाग, दूसरा है विशेष सचिव राजस्व विभाग, तीसरा है विशेष सचिव आर्थिक विभाग और चौथा है डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो इनमें से आपको देखना है कि केंद्र सरकार ने वर्चुअल या आभासी मुद्राओं की मौजूदा रूपरेखा पर विचार करने के लिए विशेष सचिव, जो भारत सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक अंतर अनुशासनात्मक कमेटी का गठन किया है,
जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग, रेवेन्यू या राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक इत्यादि के प्रतिनिधि भी शामिल थे। तो इस प्रकार से देखने से पता चलता है कि ऑप्शन सी के अंतर्गत, सी में विशेष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 15वां। संपदा स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? संपदा स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तीसरा है प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और चौथा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो मित्रों यहाँ ध्यान रखिएगा कि 6000 करोड़ रुपए के बजट से परिव्यय होने वाले खर्च होने वाले संपदा योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मौजूदा एवं नई योजनाओं को एकीकृत करके खाद्य अपव्यय को या खर्च होने वाले प्रक्रिया में कमी करना तथा किसानों की आय को, भारत एक किसान प्रधान देश है, किसानों की आय को दोगुना करना या उनमें वृद्धि करना है। यह योजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है और इस योजना को प्राप्त करने के लिए सन 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है सी होगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। याद करिए, संपदा स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारत के जीव मंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो जीव मंडल रिजर्व, याद रखिएगा, जीव मंडल रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में, इंटरनेशनल नेटवर्क में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिंपलीपाल। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नोकरेक और शेषाचलम। तीसरा है नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी और पन्ना और चौथा ऑप्शन है नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी और शेषाचलम। तो मित्रों इसका उत्तर होगा 16 का ए। जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिंपलीपाल है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में आ भी चुका है, इस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने, ये प्रश्न आप जानते हैं, बहुत पहले भी आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने यानी दूध से दही बनाने में और अम्लीकरण का कारण बनता है? तो दूध से दही बनाने के प्रमुख कारक के रूप में आप जानते ही हैं लैक्टिक अम्ल, जिसे बैसिलस लैक्टिक अम्ल बैसिलस, इसका प्रमुख कारण है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 18, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई यानी सबसे छोटा दिन कब होता है? तो मित्रों सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन ये प्राय प्रश्न पूछा जाता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन के रूप में जाना जाता है। इस खगोलीय घटना को विंटर सोलस्टाइस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और जिसके कारण सूर्य की दूरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से अधिक हो जाती है, जिसमें सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर कम पड़ने लगता है, जिसके कारण 22 दिसंबर का दिन छोटा हो जाता है और रात बहुत लंबी होती है। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन, तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, ये दोनों प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 18 का हो जाएगा, 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी।
18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, डी यानी 22 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, लौह के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मैग्नेटाइट कभी कभी यही पूछा जाता है किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। और पहला ऑप्शन है इसे काला अयस्क, पहला ऑप्शन है इसे काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा, मैग्नेटाइट में 60 से 70% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है। और इसमें एक खासियत है, इसमें चुंबकीय गुण भी या लक्षण भी प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 19 का कौन सा सही होगा? तो इसमें तीनों उत्तर सही दिखाई देते हैं, अतः इसके सभी उत्तर सही होंगे, यानी प्रश्न नंबर 19 का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 पर आते हैं, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है। आप जानते ही हैं ताप और दाब का व्युत्क्रम अनुपात होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं ताप अधिक होता है और दाब कम होता है। दाब कम होने से कम ताप पर ही पानी उबलने लगता है। तो अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलने लगता है। तो क्योंकि पहला ऑप्शन है वायु दाब कम हो जाता है, निश्चित है वायु दाब कम हो जाता है, बाहर का तापमान कम होता है, गुप्त ऊष्मा कम होती है, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों एक चीज़ आप याद करिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं ऊंचाई पर ताप अधिक होता जाता है, ताप अधिक होने से वायु दाब कम हो जाता है। इसलिए आपको याद होगा कि यदि एवरेस्ट या अन्य ऊंचाई वाले पहाड़ों पर या पर्वतों पर यदि कोई पर्वतारोही जाता है तो प्रायः अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाता है, क्योंकि वायु दाब कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अतः इसका उत्तर होगा ए, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबल जाता है क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है। चूँकि याद करिए पश्चिमी विक्षोभों से, दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून से, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और चौथा है पीछे हट रहे मानसून से। तो मित्रों इसके लिए आपको जानना चाहिए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 3 स्थानों से होकर गुजरता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ये 3 स्थानों से होकर गुजरता है। मानसून भारत के दक्षिण राज्य केरल से प्रारंभ होते हुए यह तटीय मैदानों से तथा तापी की घाटियों और अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए यह हिमालय के पहाड़ियों से टकराकर रिवर्स होता है, और यह बहुत अच्छी खासी बरसात करता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भारत में वर्षा की जो सबसे अधिक मात्रा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसका याद कर लीजिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। ये दक्षिणी पश्चिम मानसून भारत की वर्षा की अधिकतम मात्रा को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, रक्त आतंचन यानी थक्का बनाने में, यानी जब कभी कभी आप देखते हैं चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद कुछ लोगों का ब्लड तो कुछ समय के पश्चात रुक जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ब्लड नहीं रुकता है। तो रक्त आतंचन या थक्का बनाने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो मित्रों याद रखिए, रक्त का थक्का ये प्रश्न आ चुका है, या ऐसे इसको कहा जाएगा, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन ए है, दूसरा डी है, तीसरा ई है और विटामिन के। तो यहाँ पर बहुत सीधा इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का विटामिन के। याद करिए, ये प्रश्न परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ भी चुका है परीक्षा में। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है जो सूक्ष्म जीवों से संबंधित होता है। तो प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है या कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक खाद्य के लिए, दूसरा है एंटासिड के लिए, तीसरा है एंटीबायोटिक जो हम
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए लेते हैं। और तीसरा है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के रूप में लेते हैं। तो याद रखिए इसके विषय में कि प्रोबायोटिक शब्द जो सजीव सूक्ष्मजीवी पूरक पोषक तत्व है, ये सजीव सूक्ष्मजीव है जो ग्रहण करने पर स्वास्थ्य में लाभ देता है। तो ये सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः प्रश्न नंबर 23 का उत्तर होगा डी, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए, एक वस्तु है जिसको पानी में डूबी अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, एक चीज़ मैं इस प्रश्न के विषय में आपसे कहूँगा कि पहले जो है स्वतंत्रता के बाद भी अधिकतर लोग कुएं के पानी से नहाते थे। कुएं में बाल्टी, रस्सी के द्वारा बाल्टी से पानी निकाला जाता था और कुएं में जब बाल्टी डाला जाता था और बाल्टी जब भर जाती थी तब लगता था कि जैसे उसकी भार में काफ़ी कमी आ गई, जैसे लगता कि भार शून्य हो जाता है। परंतु जैसे ही पानी बाल्टी उस कुएं के पानी से बाहर की ओर आता है, तुरंत उसके भार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के से जुड़ जाती है और भार महसूस होता है। तो यहाँ ठीक उसी तरीके का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए, यानी वस्तु को किसी बर्तन में रखकर उसको पानी में डुबोकर उसको तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में और उस वस्तु को उस पानी के लेवल से बाहर लाकर हवा में तौला जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव होगा। पहला क्या होगा, उसके पहला ऑप्शन इसका है कि इसमें वृद्धि होगी, दूसरा कमी होगी, एकदम वही एक समान होगा, यानी जो पानी में तौला गया था और जो बाहर तौला गया था भार में कोई अंतर नहीं होगा, यानी एकदम समान होगा। और तीसरा है वृद्धि अथवा कमी का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसा नहीं है मित्रों, जैसे मैंने अभी कहा कि यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार में क्या होगी, कमी महसूस होगी। याद कर लीजिए, आप किसी भी वस्तु को, किसी बाल्टी को किसी कुएं में डुबा दीजिए और बाल्टी को भर दीजिए तो आपको लगेगा बहुत हल्का भार है, यानी हवा में लिए गए भार की अपेक्षा पानी में डुबाने पर भार में क्या होती है, कमी होती है, यानी इसका उत्तर 24 का होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रकाश वर्ष। ये बहुत आप प्राइमरी क्लास से ही इस प्रश्न की आपको अच्छी खासी एक दूरी के मात्रक के रूप कभी कभी पूछा जाता है। ये किसके लिए है, प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इसको याद कर लीजिए, बहुत पुराना प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाम से लग रहा है कि ये समय का है, लेकिन नहीं, वर्ष से कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी माप है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली इस उत्तर पर आता हूँ, यह दूरी का है, क्योंकि इसके संबंध में प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की एक इकाई है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 1 ईयर में तय की गई दूरी के बराबर होती है, जो 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। तो यह एक डिस्टेंस है। ये प्रश्न बहुत प्राइमरी स्कूल से लेकर आज तक प्राय पूछा जाता है। तो इस तरह से आपने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज अध्ययन किया और हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप कम से कम 2 बार रिवीजन करेंगे और हर प्रश्न को अच्छे से समझकर, देखिए प्रश्न को केवल जानकारी करना अलग है, प्रश्न को समझकर उसको आगे के प्रश्नों में लिंक करके पढ़ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों की श्रृंखला में आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे सारे लोग जो अभी तक इसे स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल को यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी प्रकार के प्रश्न उन्हें तुरंत प्राप्त होता रहे। और जो लोग अभी नए जानकारी में आ रहे हैं वो स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पे जाकर वहाँ पर सभी प्रकार के वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और उससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, जिससे अपने समय की इम्पोर्टेंस को बनाए रखें। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।